गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आज हम अपनी बीएड फर्स्ट ईयर पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में इसमें आज का हमारा प्रकरण है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि। सबसे पहले व्याख्यान विधि का अर्थ देखते हैं। व्याख्यान विधि क्या है? व्याख्यान विधि को कथन पद्धति कथन पद्धति के नाम से जाना जाता है। अर्थात व्याख्यान का तात्पर्य होता है, व्याख्यान का अर्थ होता है पाठ को। व्याख्यान का अर्थ क्या होता है? पाठ को मौखिक रूप में अभिव्यक्त करना। मौखिक रूप में अभिव्यक्त। पाठ को मौखिक रूप में अभिव्यक्त या भाषा के रूप में पढ़ाने से होता है। यानी किसी भी पाठ को जब हम मौखिक रूप में या भाषा के रूप में जब उसको पढ़ाते हैं तो व्याख्यान विधि या व्याख्यान पद्धति कहा जाता है। और इसका एक नाम कथन पद्धति भी कहते हैं इसको। अब व्याख्यान विधि की सफलता 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला, विषय वस्तु का चयन। जब हम व्याख्यान देते हैं तो सबसे पहले हम विषय वस्तु का चयन करते हैं कि हमें किस विषय पर व्याख्यान देना है। फिर है विषय वस्तु का चयन करने के बाद विषय वस्तु पर शिक्षक का अधिकार। शिक्षक का अधिकार उस विषय वस्तु पर। उसके बाद है चयनित विषय वस्तु को, जो विषय वस्तु का चयन किया है उस चयनित विषय वस्तु का प्रस्तुत करने का जो ढंग है वह किस प्रकार का है। प्रस्तुत करने का ढंग, यानी शिक्षक ने विषय वस्तु का चयन किया। चयन करने के बाद जो है शिक्षक का उस पर अधिकार होना चाहिए और उसके बाद शिक्षक उसको किस रूप में प्रस्तुत करता है। तो व्याख्यान विधि की जो सफलता है इन 3 बातों पर निर्भर करती है। अब है इसकी परिभाषा। अब है इसकी परिभाषा। रिस्क के अनुसार रिस्क ने ये कहा है कि उन तथ्यों, सिद्धांतों अथवा अन्य संबंधों के स्पष्टीकरण को जिन्हें शिक्षक चाहता है कि उससे सुनने वाले उसको समझे। यानी जो शिक्षक द्वारा जो तथ्य है, सिद्धांत है और जो अन्य संबंध है वह जिसके सामने स्पष्ट कर रहा है, वह शिक्षक ये चाहता है कि उनको सुनने वाला उन सबको समझे, जिसे व्याख्यान कहते हैं। फिर है बाइंडिंग है, बाइंडिंग के अनुसार। बाइंडिंग है, बाइंडिंग बाइंडिंग ने ये कहा है कि यही एक व्यावहारिक विधि है जो कि बड़ी मात्रा में कक्षाओं में प्रयोग की जाती है और उसको वर्तमान समय में विस्तृत रूप में प्रयोग में लाने का निसंदेह मुख्य कारण यही है। और इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करना ही इसकी मुख्य विशेषता है। यानी व्याख्यान विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है?
कम समय में विद्यार्थियों तक अधिक ज्ञान देना। फिर है व्याख्यान विधि का प्रयोग कब किया जाए। इसका प्रयोग, अब जो है व्याख्यान विधि का प्रयोग कब किया जाए। सबसे पहले तो प्रेरणा प्रदान करने के लिए, प्रेरणा प्रदान करने के लिए, यानी इसके माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेरणा प्रदान की जा सकती है। बहुत सारी ऐसी बातें बताकर उनको मोटिवेट किया जा सकता है। फिर है विषय वस्तु के संक्षिप्तीकरण हेतु, विषय वस्तु के संक्षिप्त, विषय वस्तु के संक्षिप्तीकरण विषय वस्तु के संक्षिप्तीकरण हेतु, यानी यदि कोई लंबा चौड़ा व्याख्यान है तो उसको हम उस विषय वस्तु को एक शॉर्ट में करके संक्षिप्त करके विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर है व्याख्या को स्पष्ट करने के लिए, व्याख्या को स्पष्ट, यानी व्याख्या है, इन सबको स्पष्ट करने के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है समय की बचत हेतु, इसके माध्यम से समय की बचत होती है, यानी व्याख्यान विधि के माध्यम से समय की बचत की जा सकती है। फिर है अतिरिक्त विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए, यानी हमारी जो विषय वस्तु है उसके अतिरिक्त भी विषय वस्तु प्रस्तुत की जा सकती है। इसके अतिरिक्त भी विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है। फिर है गृह कार्य देने हेतु, इसका प्रयोग हम विद्यार्थियों को गृह कार्य देने के लिए कर सकते हैं। अब है व्याख्यान विधि के गुण, व्याख्यान विधि के गुण। यह व्याख्यान विधि विद्यार्थियों की तर्क शक्ति, तर्क देने की जो शक्ति है उसमें विकास करती है, यानी व्याख्यान विधि विद्यार्थियों में तर्क शक्ति, तर्क के आधार पर यानी दूसरों से तर्क करने की जो शक्ति है उसमें विकास होता है। फिर है यह व्यक्तिगत शिक्षण पर आधारित है, व्याख्यान विधि जो है वह व्यक्तिगत शिक्षण पर आधारित है और यदि इससे शिक्षण कार्य करवाया जाए तो समय और परिश्रम दोनों की बचत होती है, क्योंकि इसमें जो है जब व्याख्यान शिक्षक द्वारा दिया जाता है। फिर है इससे विषय वस्तु को अधिकतम रूप में, कोई भी विषय वस्तु हो हम अधिक रूप में इसको स्पष्ट कर सकते हैं विद्यार्थियों के सामने। फिर है व्याख्यान की विषय वस्तु को शिक्षक अपनी हाव भाव, व्याख्या, आचरण द्वारा स्पष्ट कर सकता है, क्योंकि शिक्षक जब व्याख्यान देता है मौखिक रूप में तो हाव भाव के द्वारा, अपनी व्याख्या के द्वारा विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। फिर इसके द्वारा कठिन एवं जो जटिल तथ्य होते हैं उन कठिन और जटिल तथ्यों को सरलता से स्पष्ट किया जा सकता है, विद्यार्थियों को समझाया जा सकता है। फिर है इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी जो है वह प्रश्न उत्तर की सहायता से, क्योंकि जब शिक्षक व्याख्यान देता है तो उस समय
विद्यार्थियों से प्रश्नों के माध्यम से सक्रिय रहते हैं। अब है इसके दोष। सबसे पहले इसका ज्ञान स्थायी न होकर अस्थायी, क्योंकि विद्यार्थी मौखिक रूप से कही गई बात को एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल लेते हैं, इसलिए जो है वह उनके ज्ञान इसलिए उनके लिए स्थायी न होकर अस्थायी होता है। फिर है इससे शिक्षण नीरस बनता है, नीरस शिक्षण। क्योंकि शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी, तो उससे विद्यार्थियों के लिए शिक्षण जो है वो नीरस बन जाता है। इसमें केवल विद्यार्थी जो होते हैं वो केवल श्रोता या सुनने का काम करते हैं, केवल शिक्षक ही बोलता है। उसके बाद है मौखिक चिंतन के अवसर नहीं मिलते। मौखिक चिंतन यानी इसमें जो है विद्यार्थियों को मौखिक चिंतन करने का कोई अवसर नहीं मिलता है। फिर है स्वाध्याय की आदत का विकास नहीं होता है, क्योंकि बालक सिर्फ सुनने का काम करते हैं, इसलिए इसमें स्वाध्याय की आदत का विकास नहीं होता है। फिर इसके द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वह ज्ञान विद्यार्थियों में स्थायी न होकर अस्थायी होता है और स्थायी परिवर्तन नहीं लाता है, बल्कि बालक जब एक कान से सुनते हैं तो दूसरे से निकाल लेते हैं, इसलिए उनका ज्ञान जो है वह स्थायी रूप में नहीं होता है और ना ही उनमें स्थायी परिवर्तन लाता है। फिर है निम्न बौद्धिक स्तर एवं पिछड़े बालकों के लिए यह विधि अनुपयुक्त है, क्योंकि जो होशियार बालक होगा, जो तेज बुद्धि वाला बालक होगा, वह तो सुनने के बाद उसका अर्थ, उसका ज्ञान समझ लेगा, किंतु जो पिछड़े हुए बालक है, जो बौद्धिक स्तर से पिछड़े हुए बालक है और जो निम्न बालक है, वह जो है व्याख्यान विधि से करवाया गया शिक्षण को नहीं समझ सकेंगे। अब है आज का आपका गृह कार्य। तो इस प्रकार सामाजिक विज्ञान शिक्षण में व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। व्याख्यान विधि के गुण व दोष बताइए। धन्यवाद।